यूज किया गया उसके उसके इमोशंस का। आराम से हमारे साथ कोई गलत करेगा, डजेंट मैटर वो क्या है, अगर वो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, और एक को सजा मिलेगी तो हजारों ऐसे लोग सतर्क होंगे। घर से उठकर यहाँ तक पहुंची हूँ, अपनी मेहनत की कमाई खाई है। मैंने हमेशा अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। इंडिया से निकलकर स्विट्जरलैंड तक गई, 5 इयर्स वहाँ पर रही, बहुत कुछ फेस किया। सभी से बात हुई है मेरी, एसीपी सर से, एसएचओ सर से, डीएसपी मैडम से, और सभी ने हम लोगों को यही आश्वासन दिया है कि विद इन 24 आवर्स एफआईआर रजिस्टर होगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सांसद चंद्रशेखर आजाद पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और वो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली महिला इस वक्त हमारे साथ है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पीएचडी स्कॉलर हैं रोहिणी गावरी को बकायदा आप देख रहे होंगे। मैंने इस पर एक खबर भी बनाई थी और तमाम खबरें भी बनाई हैं। तो इस वक्त हम जस्ट थाने के बाहर मौजूद हैं। रोहिणी गावरी, ये संघर्ष बहुत लंबा हो गया। हाँ, लंबा भी है, कठिन भी है, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आज पूरा दिन हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर थाने पे रहे, काफ़ी बड़ा प्रोसेस रहा। अभी भी शाम की 9 बजने वाली है, प्रॉपर रात की 9 हो गई है, हम लोग यहाँ पर हैं। तो देख रहे हैं हम हमारे कानून की व्यवस्था, स्पेशली मैं इंडियन लॉ को कंपेयर भी कर पा रही हूँ, देख भी पा रही हूँ कि कैसे एक वॉइस को किस लेवल पर उठाने के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, जो मैं पर्सनली, क्योंकि ना हम लोग पर्सनल एक्सपीरियंस करके ही सिचुएशन को समझ पाते हैं। मैं लाइफ में कभी थाने या इस तरह पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ी, अब मुझे चढ़ना पड़ रहा है, और वो भी मेरे लिए ये मामला है जिसके लिए मैं फ़ाइट कर रही हूँ। तो यस, फाइट चल रही है और लंबी है, कठिन है, लेकिन लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या सुबह से शाम हो गई, घंटों बीत गए और मैं खुद मौजूद रही, तो क्या एफआईआर अभी दर्ज हुई है या नहीं? एफआईआर के लिए उन लोगों ने जो प्रोसेस थी, क्योंकि मैं 6 अगस्त को भी आई थी यहाँ पर, आज 18 अगस्त है, आज भी आई हूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ, आज पूरा दिन हम लोगों ने यहाँ पर दिया। सभी से बात हुई है मेरी, एसीपी सर से, एसएचओ सर से, डीएसपी मैडम से, और सभी ने हम लोगों को यही आश्वासन दिया है कि विद इन 24 आवर्स एफआईआर रजिस्टर होगी। कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग थी, कुछ और जो एविडेंस चेक करने थे वो चेक किए, और अब फाइनली कल तक जो चांसेस है एफआईआर होगी। बताइए, आपने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, ट्विटर हैंडल मैंने आपका खंगाला तो पता चला कि लोग कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रही हैं तो सबूत दीजिए। आपने अभी तक सबूत क्यों नहीं दिए? सबूत कोर्ट में दिए जाते हैं, सबूत कोर्ट के सामने दिए जाते हैं, एविडेंस का यूज़ वहीं पर होता है। मैं सोशली उसको दिखाकर इसको किसी भी तरह का पब्लिसिटी स्टंट नहीं बनाना चाहती हूँ। ये लड़ाई मेरी अपनी है और ये देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनाने वाली लड़ाई है, क्योंकि हम लोग जो इंडिपेंडेंट विमेन जो घर से बाहर निकलती हैं अपने बड़े सपनों को लेकर, कुछ बनने, कुछ ज़िंदगी में करने, और इस तरह के किसी भी ट्रैप में फंस जाती जिससे हमारी डिग्निटी ख़त्म होती है, हमारी सोशल इमेज खत्म होती है। कई महिलाएं इस अन्याय को, इस अपमान को बर्दाश्त करके पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीती हैं। कुछ लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। तो मैं उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा, डजेंट मैटर वो क्या है, अगर वो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, और एक को सजा मिलेगी तो हजारों ऐसे लोग सतर्क होंगे, इस तरह की चीजें नहीं करेंगे। कई लड़कियां जो गरीब परिवार से आती हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो अर्निंग सोर्स जिनका नहीं है, वो अन्याय सह लेती हैं, और उन लोगों के लिए हमें एग्जाम्पल सेट करना है कि अगर हम लोग खड़े होते हैं, हम लोग लड़ना जानते हैं, तो वो लड़कियां भी लड़ेंगी। इसलिए ये लड़ाई इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप समाज से समर्थन की मांग कर रही हैं तो समाज को सबूत दिखाना भी जरूरी है। देखिए, मैंने अभी तक समाज से समर्थन नहीं मांगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं अपनी लड़ाई में समाज को इन्वॉल्व करके अपनी समाज के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करूँ, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करूँ। ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है। इस लड़ाई को मैं लड़के, क्योंकि समाज ने, मैं समाज का टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि मैं तो युवाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, तो मैं उन युवाओं को इस लड़ाई में खुदा कर यहाँ पर पहुँचा कर उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहती। मैं लड़ना चाहती हूँ। मैं 5 साल स्विट्जरलैंड में रही हूँ, मैंने वहाँ पर विदाउट क्राउड
कोई इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं देखे, लेकिन लड़ाई लड़ी जाती है। तो मैं वही सिस्टम अपनी कंट्री में भी देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस लड़ाई को अपने तरीके से लड़ रही हूँ। हालांकि मुझे पता है रोहिणी गावरी के आपने तमाम इंटरव्यू देखे होंगे जब वो भारत वापस आई और उन्होंने बयान दिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप संक्षेप में जो आपका और चंद्रशेखर आजाद का संबंध रहा है, रिलेशन रहा है, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। मैं काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी अपने मीडिया चैनल्स पे और ट्विटर के माध्यम से बता चुकी हूँ। ये एक प्रॉपर छल की कहानी है। एक छल हुआ एक लड़की के साथ, झूठ बोला गया, मिसयूज किया गया उसके उसके इमोशंस का। आराम से सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कई बार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उस कहानी को बता दिया है। मैं रिपीट भी नहीं करना चाहती क्योंकि अभी एक छल की कहानी है, एक विश्वासघात की कहानी है। झूठ बोला गया, छल किया गया, टाइम वेस्ट किया गया। जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था उसको झूठ के खिलाफ बोल कर वेस्ट किया गया। और फिर उस इंसान को कहीं रिग्रेट भी नहीं है कि उसने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक लड़की से शादी करने का सपना छीन लिया, उसकी ज़िंदगी के उस इम्पॉर्टेंट टाइम में को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। कोई रिग्रेट नहीं है। तो वो मुझे बताना है कि देखो, हमारी लाइफ इतनी सिंपल नहीं। मैं संघर्ष से उठकर यहाँ तक पहुँची हूँ, अपनी मेहनत की कमाई खाई है। मैंने हमेशा अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। वहाँ इंडिया से निकलकर स्विट्ज़रलैंड तक गई, 5 इयर्स वहाँ पर रही, बहुत कुछ फेस किया। एक ऐसे सिचुएशन में रही, वहीं पर डिप्रेशन भी मैंने फेस किया, जहाँ पर लोगों को डिप्रेशन परिवार के साथ लोग नहीं संभाल पाते हैं, मैंने वहाँ पर अकेले संभाला। तो उस लड़ाई से मैं बताना चाहती हूँ कि गलत गलत होता है और गलत को सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक यू। मैं एक दो सवाल आखिरी और लेना चाहूंगी। हालांकि मैं बार बार कह रही हूँ रोहिणी की तबीयत ठीक नहीं है, बावजूद इसके क्योंकि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो रोहिणी को लगा कि बातचीत कर लेनी चाहिए और इस विषय पर आप लोगों तक सही जानकारी आना बेहद आवश्यक है। यही मकसद मेरा भी रोहिणी से बात करने का है। मुझे पता है कि जब आप रहे होंगे, जो भी रिलेशन आपका रहा है, आपने उन्हें समझाने का भी प्रयास किया होगा कि आप समाज के साथ गलत कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ट्विटर हैंडल से देखा, या आप मेरे साथ भी गलत कर रहे हैं। तो क्या प्रतिक्रिया रही चंद्रशेखर? कई बार समझाया, कई बार विरोध किया, कई बार अपने व्यक्ति को हम हर तरीके से समझाते हैं। जैसे घर में पिता अपने बेटे को मार के भी समझाते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, उसी तरह मैंने भी वही भूमिका निभाई, हर तरीके से समझाती थी। लेकिन ये राजनीति का नशा जो है ना, ये बहुत बड़ा नशा है। इस नशे के लिए लोग भाई भाई का कत्ल कर देते हैं, बेटा बाप का कत्ल कर देता है, और ये लड़ाई हम लोग इतिहास से देखते आए हैं। राजनीतिक चकाचौंध में बहने वाले व्यक्ति, और वैसे भी मैं दलित राजनीति में ना स्टारडम की पॉलिटिक्स का सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि हम ना गरीब परिवार के, उन भूखे परिवारों की मदद के लिए आए हैं समाज में, जहाँ पर आज भी लोग खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ पर उन लोगों को फॉर्च्यूनर के काफिले दिखाना, अपनी ज़िंदगी का स्टारडम दिखाना, 50-50 हज़ार की चीज़ें, कपड़े और उस तरह का स्टेटस दिखाना, ये दलित पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस डिज़र्व नहीं करते हैं। उन्हें समझना होगा हम किन महापुरुषों की कहानी को सुनाते हैं लोगों को। बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने सूखी रोटी लंदन में खाई, वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ पर संघर्ष किया। हम काशीराम साहब के संघर्ष की भूमिका देखते हैं, जिन्होंने साइकिल पर चलकर, एक क्लास 1 ऑफिसर अपना पूरा ज़िंदगी समर्पित करके साइकिल से निकल जाते हैं समाज के लिए। तो हमारे महापुरुषों के संघर्ष की इन कहानी, इन कड़ियों को पढ़ के हम आगे बढ़े, यहाँ तक पहुँचे। और आज के जो युवा दलित नेता है, वो अपना स्टारडम दिखाना चाहते हैं, समाज से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ को समझाना पड़ेगा। राजनीति में स्पेशली बहुजन आंदोलन में आपको खून बेच के समाज के लिए काम करना पड़ेगा। वो समर्पण होना चाहिए, ना कि लेने वाला सौदा। यहाँ तो सब लेने के लिए आए हैं, कोई देना नहीं चाहता है। समाज को देना कैसे है, समाज के लिए करना क्या है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो उसका, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी कम्युनिटी को, पूरे देश के दलित समाज को एक ऐसे ईमानदार लीडर की ज़रूरत है जो अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दे, अपना खून बेच के अपने लोगों के लिए काम करे, ना कि अपना घर भरे। अच्छा, बीजेपी का एजेंट भी आपने कहा, तो वो किस आधार पर रहा रोहिणी? कई बार मैं बहुत सारी चीज़ें जो जानती भी थी, देखती भी रही हूँ, और काफ़ी अब तो रिजल्ट भी सब मिल गया। टाइप 8 बंगला मिलना जो मिनिस्टर्स को मिलता है, जो सिर्फ मात्र 200 है दिल्ली में,
उसमें एक ऐसा बंगला मिलता है, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। सांसद बन जाना, 1.5 लाख वोटों से, ये सारे प्रूफ है। थैंक यू। रोहिणी गावरी की तबीयत स्वस्थ नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने चाहा कि वो हम तक आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि रोहिणी गावरी ने एक एक करके तमाम चीज़ें कही हैं। हालांकि आपको कितनी सत्यता लगती है बतौर जनता, ये आप खुद निर्धारित करिए। चंद्रशेखर की बातों में सत्यता लगती है या फिर रोहिणी गावरी की? आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।